मेरे स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज मैं आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ 14वां। मन्नू भंडारी क्षितिज किताब से है। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित यह है पाठ। इसका पहले मन्नू भंडारी जी का पहले थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में गांव भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में इन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। स्वतंत्रोत्तर हिंदी तथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारू की प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्लेट, सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह है ये। आपका बंटी, महाभोज ये एक उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए भी पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन हुआ है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी और प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। आज आप पाठ जो पढ़ने जा रहे हैं, एक कहानी यह भी, उसका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। यह एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने परिभाषित अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। उनके आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखनीय जीवन से जुड़े हैं। संकलित अंशों में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखनीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखने को मिलता है। चलिए तो पढ़ते हैं पाठ। एक कहानी यह भी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी। लेखिका के विषय में ही है ये सब, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी पढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिता की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्न अवशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो उनकी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो दी ही, पर अर्थ नहीं दिया, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व को सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्तारित उन्हें इस
बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आते अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपकपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों का विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें वे, जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने के बाद पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उनकी चपेट में आ जाते थे। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और कौन सी खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दिया है। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी था, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भावना की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी थी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज मैं उससे उभर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखनीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़गड़ने को ही आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। आज के लिए बच्चों इतना ही। यह पाठ इसमें लेखिका ने अपने विषय में बताया है बच्चों। यह जो पाठ है मन्नू भंडारी की, कह सकते हैं एक आत्मकथा है जो उन्होंने अपने व्यक्तित्व को प्रभावित करते हुए लिखी है कि उनके व्यक्तित्व में क्या क्या अच्छाइयाँ थीं। उनका व्यक्तित्व उनके पिताजी के अलावा उनकी टीचर शीला अग्रवाल से प्रभावित हुआ। कितना प्रभावित हुआ वो इस पाठ में बताना चाहती हैं। वह बताना चाहती हैं कि वह पहले बहुत ही अच्छे परिवार में पली बढ़ी, लेकिन उनके परिवार के किसी सदस्य ने उनके पिता को आर्थिक विश्वासघात दिया, जिसके चलते वो वहाँ अपनी जगह जहाँ जन्मे थे उस जगह को छोड़कर इंदौर आ गए। इंदौर में ही वो वहाँ पर एक शब्दकोश जो उनका अधूरा रह गया था उसे पूरा किया। उसके बाद उन्होंने उनकी जो कुंठा थी वो यदा कदा उनके बच्चों पर और उनकी पत्नी पर दिखाई देती रहती थी। उनकी माँ जो थी मन्नू भंडारी की, वो अनपढ़ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा उन्हें देखा कि उनके जुबान से निकली हुई कोई भी बात अधूरी नहीं रहती थी, माँ उसे पूरा करने की कोशिश करती थी। इसके अलावा पिता की सारी आज्ञाओं का पालन करने की उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जैसे ध्येय बना लिया था। पिताजी बच्चों को पढ़ाते, अपने घर में बच्चों को स्टूडेंट्स को रख के वहीं रख के पढ़ाते थे। हमें भी अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। मैं अच्छी लेखिका बनी, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस विश्वास को प्राप्त नहीं कर पाई अपने मन में जो मुझे इस ओहदे पर आकर प्राप्त कर लेना चाहिए था। उसके लिए शायद लेखिका जिम्मेदार मानती है अपने पिताजी के कहीं व्यवहार को, क्योंकि वह एक काली थी, पतली दुबली मरियल सी लड़की थी, जबकि उसकी बहन बहुत ही सुंदर और बहुत गोरी थी। पिताजी अक्सर बात बात में उससे तुलना किया करते थे और उसको हमेशा अच्छा माना करते थे। अपनी इसी कमजोरियों के वजह से लेखिका बताती है कि बचपन में इन सब बातों का सामना करते करते मेरी कुंठा कुछ इस कदर हावी हो गई मुझ पर कि मैं अंत तक जब एक प्रमुख लेखिका बन गई, एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका बन गई, उसके बावजूद भी मैं क्या नहीं कर पाई, उन कमियों को अपने अंदर से निकाल नहीं पाई। इसके बाद लेखिका बताती है कि मैं अपनी माँ जिन्हें मैं बहुत आदर करती थी उनसे शायद मैं उतना अधिक प्रभावित नहीं हो पाई थी, लेकिन शायद मैं कहीं पिताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी, इसलिए मैं कहीं कहीं पिताजी की ये गाथा गा रही हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं पिता के विषय में ये कहानी लिख रही हूँ, मैं कहानी लिख रही हूँ स्वयं अपने विषय में। आज मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया है? ये हो गया आपका रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। ठीक है,
इसके बाद मैं आपको अगले पीरियड में पढ़ाऊंगी। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस तरीके से मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे पहले पढ़ाए गए पाठ भी, यदि किसी भी पाठ में आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, मैं पुनः आपको वो पाठ पढ़ा दूंगी। जो भी पाठ आपको समझ नहीं आया हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए सुबह मैं क्लास नहीं ले पाई स्टूडेंट्स, इसलिए आप इस समय पढ़ लीजिए। धन्यवाद।